हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे का भाग 3 आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, पहले आपको इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे का भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिया है। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक देखिएगा। इसमें अभी तक के जो सवाल आपके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे परसों एक क्वेश्चन आया था, वो 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे और 24-25 के जो इकोनॉमिक सर्वे था उसका कॉमन क्वेश्चन था, मतलब वो दोनों इकोनॉमिक सर्वे में वो डेटा आपको दे रखा था। पहले देखते हैं हम कौन कौन सी जो है यूनिट इसमें कवर करेंगे। पहला जो है इकोनॉमिक सर्वे में दी गई उत्तराखंड सरकार की वो योजना, उन योजनाओं को डिस्कस करेंगे जो स्वरोजगार पर योजना है। सरकार जो है जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दे रही है, या उत्तराखंड में जो है स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दे रही है। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, उसके बाद जो आपकी इसमें दूसरी यूनिट होगी, इसमें जो है राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्धन हेतु जितने भी निवेश हो रहे हैं, तकनीक हो रही है और नवाचार हेतु किए गए सरकार के प्रयास, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। तीसरा जो आपका है उत्तराखंड में पशुधन उत्पाद, ये लेटेस्ट है, ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया गया था कि उत्तराखंड में जो है टोटल ऊन उत्पादन कितना है, अंडा उत्पादन कितना है, दुग्ध उत्पादन कितना है, और उसका कंपैरिजन करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के साथ। दूसरा जो आपका है, उसके बाद अगला जो है गोट वैली, जो वैली जो है जो आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उत्तराखंड की चारा नीति डिस्कस करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड राज्य पशुधन मिशन योजना के को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन को डिस्कस करेंगे। यही प्रश्न आपसे पिछले बार पेपर में पूछा गया था, अभी बताएंगे। उसके बाद आपका अगला जो इसमें रहेगा वो रहेगा आपका 21वीं पशुधन संगणना की विशेषताएं और उसकी जानकारियां, महिला दुग्ध समितियों की जानकारियां और दुग्ध उत्पादन से संबंधित आंकड़े। ठीक है, इतना आज वीडियो में रहने वाला है। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है हम लोगों की, क्योंकि इतना सब डेटा छांटना, उसके बाद इसको टाइप करना, उसके बाद इसको जो है एडिट करना, इसमें बहुत समय लग रहा है। तो अगर आप लोगों का जो है इसमें रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा तो फिर बीच में ही इसको हम रोक देंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक भाग में इसका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन उसमें भी अगर आप लोग सही रिस्पॉन्स दोगे तो पूरा इसको कंप्लीट करा जाए, क्योंकि इसमें बहुत समय लग रहा है। और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मैं फिर बता चुका हूँ, एग्जाम पैटर्न लगातार बदल रहा है, और जिस प्रकार से मेंस में भी सवाल आएंगे मैं उसको भी इसमें डिस्कस कर लूंगा। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहा तो आने वाले टाइम में हम और भी आपके उत्तराखंड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको लेकर के आएंगे। जैसे वीडियो का एग्जाम आपका लगा हुआ है, उसमें आर्ट एंड कल्चर को लेकर के जो है बच्चे परेशान हैं, तो उसका भी एक बहुत बेहतरीन इसी तरीके का जो है एक क्रैश कोर्स टाइप का लेकर के आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारा जो है आपका जो रिस्पांस पे ही डिपेंड रहेगा, क्योंकि आप हमारी जितनी मेहनत लगती है, अगर इतने उस प्रकार से जो है चैनल पर रिव्यू वगैरह आते हैं तो थोड़ा हमको भी उसमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट कर देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करवाना अपने दोस्तों के साथ, और बाकी जो है आपकी पूरी हेल्प यहाँ से की जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड से पहले देखते हैं कि ये जो पशुधन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जो पशुपालन है, पहले इसको एक बार ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। जो पशुपालन है वो उत्तराखंड के लिए क्यों महत्वपूर्ण। ठीक है, देखो ये पशुपालन जो है, एक तो क्या होगा, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाकलाप अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो है लोग वहां के सशक्त होंगे। दूसरा, जो पलायन की समस्या है वो दूर होगी। ठीक है, और अगर आप इसमें पशुपालन में निवेश कृषि को ध्यान में रखते हुए करते हो, यानी पशुपालन में अगर आप ज्यादा निवेश करते हो तो ये जो पशुपालन आपका है ये कृषि की अपेक्षा इससे ज्यादा आएगा, कृषि की अपेक्षा ज्यादा आएगा। मोटा मोटा इसका ये है, कृषि की अपेक्षा आपको ज्यादा आय प्राप्त हो सकती है एनिमल हस्बेंड्री से, ज्यादा आय। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक ब्रीफ इसको ब्रीफिंग कर दी है। तो चलिए, पहला आपका है महिला बकरी पालन योजना। ध्यान से बता रहा हूँ, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस पर आप बिल्कुल कंसंट्रेट करना। जो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैं खुद ही बता दूंगा, उसको आप छोड़ दो। देखो, सबसे पहले किसी भी योजना अगर है तो उसके लाभार्थी के बारे में पूछा जाता है कि इससे किस, ये जो आपकी योजना है तो इससे
कौन से वर्ग जो है लाभान्वित होंगे? तो परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित, अकेली रह रही महिलाओं और आपदा प्रभावित महिलाओं। देखो यहाँ पर आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो ये सभी लोग कर लेंगे कि भैया जो महिला कमजोर होगी उसके लिए ही सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया हो। लेकिन यहाँ पर देखो एक पॉइंट हमने यहाँ पर दिखता है आपदा प्रभावित। तो यहाँ पर आ सकता है कि महिला बकरी पालन योजना से कौन कौन से लोग लाभान्वित होंगे या नहीं। तो आपदा प्रभावित उसमें आप पता नहीं होगा, यहाँ पर आपका तुक्का नहीं लगेगा, ये चीज है। ठीक है, तो इसके तहत जो है आपका 3 बकरियां और 1 बकरा दिया जा रहा है। ये रियल फैक्ट है, ये आ भी सकता है नहीं भी, तो अभी देख लेना, कभी हो सकता है स्टेटमेंट बना करके देते जैसे आजकल सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें अनुदान दिया जाएगा 100%। ठीक है, और वर्ष 2024-25 में कुल लाभार्थी महिलाओं की संख्या टोटल है इसमें 300। अगर ये मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो तो आप अगर ये लिख दो कि टोटल लाभार्थियों की संख्या इसमें 300 है तो आपको जो है और उसे अधिक मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी इसमें बताया। ठीक है, तो अगर प्रश्न आपसे मेज में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वरोजगार परक योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है, तो आप महिला बकरी पालन योजना लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप परीक्षावाणी की योजना लिख दोगे तो सारे बच्चे जो है परीक्षावाणी पढ़ते हैं, कुछ विशेष प्रभाव आप एग्जामिनर के ऊपर डालोगे। आप एक एक दो दो नंबर भी अगर आप जो है हर प्रश्न में 1 नंबर भी अगर आप अपना हर प्रश्न में बढ़ा लोगे तो आप फाइनल मेरिट में जब आओगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा नंबरों का एडवांटेज है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आपका है गौ पालन योजना। गौ पालन योजना का लाभार्थी कौन है? देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए इसमें सब्सिडी कितनी दी जा रही है आपकी? 90% सब्सिडी दी जा रही है और कुल लाभार्थियों की संख्या इसमें कितनी है? 1298। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा जो है आपका गौ पालन से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो है, चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान करते हैं। उसके बाद अगला आपका तीसरी योजना आपकी है भेड़ पालन योजना। भेड़ पालन योजना का लाभार्थी भी कौन है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार योजना लेकर के आई है। इसमें जो आपको है 10 भेड़ और 1 मेढ़ा दिया जाएगा, इसमें भी सब्सिडी आपकी और कुल लाभार्थियों की संख्या 204। ठीक, ये लाभार्थियों की संख्या आपको प्रीलिम्स में नहीं करनी है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बकरी पालन योजना। बकरी पालन योजना का लाभार्थी, अब देखो यहाँ पर आपसे एग्जामिनर फंसा सकता है आपको, क्योंकि बकरी पालन योजना जो है राज्य के सभी वर्गों के लिए था। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि बकरी पालन योजना जो है राज्य के सभी वर्गों के लिए है। और इसका मतलब होता है कि जो आर्थिक रूप से अशक्त लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उन सबके लिए जो है बकरी पालन योजना लाई गई है। इसमें कुल बकरियां दी जाएंगी 10 और 1 बकरा, और सब्सिडी या अनुदान इसमें दिया जाएगा 90%। ठीक, उसके बाद कुल लाभार्थियों की संख्या इसमें कितनी है आपकी? 1529। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्री के आप इसको छोड़। उसके बाद कुक्कुट पालन योजना। जो कुक्कुट पालन योजना है ये किसके लिए है? इसमें जो लाभार्थी वर्ग है वही है इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ये नहीं भी याद करोगे आपको चलेगा, इसको छोड़ देना। इसमें 50 एक दिवसीय चूजे दिए जाएंगे, 1 माह का राशन दिया जाएगा और जाली निःशुल्क जाली दी जाएगी। तो आप कुल इकाइयों की संख्या भी इसमें छोड़ देना, एक ज्यादा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है गौ सदनों की स्थापना। गौ सदनों की स्थापना, उत्तराखंड गौ संरक्षण अधिनियम। देखो ये प्रीलिम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण डेटा है कि उत्तराखंड गौ वंश संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 2007। और वर्तमान में टोटल जो गौ सदनों की संख्या है वो कितनी है? 64। इसका उद्देश्य क्या है? गौ सदनों की जितने भी निराश्रित जो गौवंश के प्राणी हैं, जो बीमार हैं, जो अशक्त हैं, उनको उचित आश्रय उपलब्ध करा। और इसके लिए जो है अनुदान दिया जाता है 80 रुपया प्रतिदिन के। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे आएगा कि उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग कब बना? उत्तराखंड में गौ सेवा आयोग, उत्तराखंड में जो गौ सेवा आयोग की स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 2010। ठीक है, यहाँ पर आपसे एग्जामिनर में सवाल गलत हो सकता है, यहाँ पर अधिनियम है, यहाँ पर जो है गौ सेवा आयोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो गौ सेवा आयोग है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो पहली यूनिट हमने कर ली। अब चलते हैं दूसरी यूनिट की तरफ। दूसरी यूनिट है आपकी वर्ष 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय, उत्पादन के संवर्धन हेतु जो निवेश हो रहे हैं, तकनीक और नवाचार से संबंधित क्या क्या प्रयास किए जाए। ठीक है, पहला आपका है देखो राष्ट्रीय पशुधन नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशुधन नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2024-25 में लाया गया है। किसके लिए लाया गया है? गौवंशी पशुओं के लिए लाया गया है और महिष वंशी मतलब जो
भैंस वगैरह होती है, ठीक है, तो उनके नियंत्रण के लिए लाया गया है। कौन से रोग के नियंत्रण के लिए? खुरपका और मुंहपका। ये आएगा सवाल कि कौन से रोग के नियंत्रण के लिए लाया गया? तो खुरपका और मुंहपका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो जो चीजें आपको बता रखी है इसके बढ़िया तरीके से अलग से कॉपी में नोट बनाइए। आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहाँ से स्टेट देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद अगला है पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना का संचालन हो रहा है उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। संचालन कौन कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल कभी कभी आ जाते हैं। तो संचालन इसका कर रहा है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। इसको याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस जो है इसका संचालन कर रहा है। और इसके लिए जो है अनुबंध किया गया है किससे? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एक कंपनी है। दूसरी है हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी नई दिल्ली के साथ इसका आपका क्या किया गया है? अनुबंध। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो योजना संचालित की जा रही है, कौन सी? पशुधन बीमा योजना कर रहा है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस कर रहा है। और इसका जो अनुबंध है वो कौन है? अनुबंधित कंपनी कौन सी है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी देहरादून, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और देहरादून एवं हिंदुस्तान इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, ठीक। उसके बाद आपका है पशुधन पशु प्रजनन फार्म कालसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी देखो कहां पर आप इसमें कंफ्यूज हो गए। ये सवाल ट्रेडिशनल किताबों में आपको नहीं मिलेगा। तो पशु प्रजनन फार्म कहाँ है आपका? कालसी देहरादून, कालसी देहरादून, ठीक। उसके बाद बात करें तो कुल गौवंशी पशुओं की संख्या, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में नहीं है इंपॉर्टेंट। इसके तहत देखो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना? कालसी। आपसे पूछ सकता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है कहाँ आपके लिए की जा रही है? तो आपका आंसर आएगा पशुधन प्रजनन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कालसी, ठीक। अब जो प्रश्न परसों प्रश्न आया था, जो बहुत सारे जो है बहुत जगह उसका आंसर मुझे गलत भी दिख रहा था। उसका प्रश्न 1 2 3 ऑल होगा, इसका आंसर जो होगा ये क्या है? देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत देसी नस्ल की गायों के लिए, इसमें रेड सिंधी, अगर आप लोअर पीसेस का पेपर देखना तो यहाँ पर ऑप्शन था आपके पास रेड सिंधी, दूसरा था साहिवाल, तीसरा था गिर नस्ल के पशु, था नहीं था? तो ये जो है आपके 1 2 3 ऑल तीनों दोनों उसमें राइट होंगे। तो जिसने गलत लगा रखा है उसने अपना ठीक कर लेना, 1.25 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपकी हेल्प के लिए जितना प्रयास होता है हम लोग करेंगे, लेकिन आपको भी जो है उसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि इसमें मैं यकीन मानिए तो बहुत समय जाता है, ठीक। अब देखो, आपसे प्रश्न एक तो पूछा जाएगा पशु प्रजनन में है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ है? देखो ये सवाल आपसे गड़बड़ कर देगा, ढंग से कीजिएगा रिवीजन। ये आपका है कहाँ? नरियाल गांव। ये नरियाल गांव कहाँ है? चंपावत। ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ देगा नरियाल गांव कहाँ है, आपने कभी सुना है? ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके आया था, शायद आरओ मेंस का पेपर था या कोई एसआई का पेपर था, या यूकेएसएससी का ही कोई पेपर था, शायद यूकेएसएससी का कनिष्ठ साहब का पेपर था। यहाँ पर क्या होगा देखो, पारो में बद्री नस्ल के, ये क्वेश्चन आया था आपसे, बद्री किसकी नस्ल है? बद्री नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए अति हिमीकृत वीर्य और लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है। यानी जो सीमेन होगा उसको क्या किया जाएगा? अति हिमीकृत मतलब उसको बहुत कम टेम्परेचर में सेव किया जाता है। और इसके लिए आपका यूज होती है नाइट्रोजन गैस। साइंस का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, नाइट्रोजन गैस सीमेन संरक्षण। तो मैं आपको बता दिया। पशु प्रजनन पूछे, अगर फार्म पूछेगा तो क्या आएगा आंसर? कालसी। प्रक्षेत्र पूछेगा तो कौन सा आएगा? नरियाल। उसके बाद है आपका भेड़ बकरी विकास कार्यक्रम। भेड़ बकरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्थानीय भेड़ों की नस्लों की सुधार हेतु। ये देखिए ये प्रश्न आएगा आपका कि मरीनो नाम की जो भेड़ हैं इनका क्रय सरकार द्वारा कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और योजना का नाम है भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन योजना के तहत। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 110%, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? कापड़ा धार। आज तक नाम सुना नहीं होगा टिहरी वालों के, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? टिहरी। एक आपका क्या आ गया यहाँ से? पशु प्रजनन फार्म कहाँ है? कालसी। फिर क्या है? पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ है? चंपावत। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, नोट करते रहिए। और उसके बाद आपका कौन सा है? आपका तीसरा तीसरा राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कापड़ाधार टिहरी, ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड में जो है पशुधन उत्पादन से संबंधित जो है कुछ आंकड़े हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पूरा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी पीडीएफ बनाई है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखो हमने हाईलाइट कर रखा है। तो आपको यही पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है और एक ये पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए
यहाँ से इस चार्ट से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 2018 से लेकर 2023-24 तक ये आपका उत्तराखंड में जो है पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि यानी कितना उत्पादन हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि दुग्ध उत्पादन में जो है सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी या सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में जो वृद्धि सर्वाधिक जो दुग्ध उत्पादन हुआ था वो कब हुआ था, 2021-22 में हुआ था। ये कितना हुआ था, 22-54। ये नहीं पूछेगा, ये बहुत रेयर है कि आपकी किस्मत ही खराब होगी तो उसमें पूछ। जो अंडा आपका है वो आपका है 59-41। ठीक, ये कब है, 2023-24 में सर्वाधिक अंडे के प्रोडक्शन, सर्वाधिक अंडे का जो प्रोडक्शन हुआ वो कब हुआ आपका 23-24। सर्वाधिक जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन हुआ वो कब हुआ आपका 21-22 में। और उसके बाद अगर हम मांस की बात करें तो ये भी कब प्रोडक्शन हुआ, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कब हुआ है 21 और 22 में। और अगर आप ऊन की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रोडक्शन हुआ है वो आपका हुआ है 552। कभी कभी ऐसे जो आपके डेटा वाले चार्ट होता है तो कभी कभी हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा कहीं पर को अगर ब्रेक होता है तो उसमें कभी कभी हम गलत बोल देते हैं, लेकिन जो टाइप आपका है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे पिछली बार आपका छत्तीसगढ़ का और उत्तराखंड का और झारखंड का जो हमने कंपैरिजन किया था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 2001-2 में कुछ था ऐसा हो, तो वो डेटा बिल्कुल ठीक है, तो डेटा के अनुसार ही आप अपने नोट बनाइए। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, टंग स्लिप हो जाती है, ठीक है। अगला आपका है देखो, राज्य के दुग्ध उत्पादन में अंशदान, उत्पादन में अंशदान। और दूसरा जो आपका है ये आपका किससे हमने कंपैरिजन कर रखा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोनों से दोनों प्रकार के सवाल आ सकते हैं। पहला देखो आपका है, आपका 2022-23 में जो है उत्तराखंड में जो टोटल दुग्ध का उत्पादन है ये आपका 1898 मीट्रिक टन। ठीक, अंडा उत्पादन है 59-41, ऊन उत्पादन है 462 और आपका मांस उत्पादन है आपका 24-56। तो इसकी पहली डिजिट जरूर याद कर लेना, कभी हो सकता है उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1898 पहला, अंडा आपका है 1541, उसके बाद आपका है 462 ऊन और मांस आपका है 24.56। ठीक है, अब अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से हम जो है दुग्ध उत्पादन में भी आगे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो आपका सबसे ज्यादा जो आपका दुग्ध उत्पादन है 2023 22-23 में उत्तराखंड में ये कितना है 1859, अंडा उत्पादन है 5413, ऊन उत्पादन है 452 और मांस उत्पादन है 2120। ठीक है, ये आपका 23-24 में उत्तराखंड में जो टोटल जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है वो आपका हुआ है 1898 मीट्रिक टन। अंडे का उत्पादन हुआ है 5941, ऊन का आपका हुआ है 462 और मार्क्स का हुआ है 24.56। तो पहली डिजिट इसमें याद कर लेना। तो आ सकता है कभी ऐसा प्रश्न आपकी किस्मत अगर खराब लगी तो उस समय आपको ये हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आप हिमाचल प्रदेश से कंपैरिजन में पूछेगा वो, तो हिमाचल प्रदेश से 2023-24 में जो आपका है कंपैरिजन हमसे दुग्ध उत्पादन में भी पीछे है। ठीक, हिमाचल प्रदेश हमसे जो है अंडा उत्पादन में भी पीछे है, हिमाचल प्रदेश हमसे जो है मांस उत्पादन में पीछे है, हिमाचल प्रदेश जो है केवल और केवल ऊन उत्पादन में जो है हमसे आगे है। यहाँ पर 462 है, देखो यहाँ पर है 40-50। डेटा अच्छे से खींचो। और टोटल दुग्ध प्रोडक्शन में भारत उत्तराखंड का योगदान देश में 0.79% है, अंडे में 0.42% है और ऊन में 1.37% है और 0.2%। ठीक है, तो इस चार्ट को अच्छे से याद रखना। ये जो डेटा है आपका 2022-23 का, ये वाला जो डेटा है ये वाला डेटा 2022-23 का है। ये जो है 23-24 का है और इसमें कंपैरिजन हमने किससे किया, हिमाचल प्रदेश से। तो ढंग से अपने कॉपी में इसको करो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लिंग वर्गीकृत वीर्य सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उत्पादन। ठीक है, इसका जो उत्पादन किया जा रहा है किसके तहत किया जा रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे परीक्षावाणी में है। देश के राजकीय क्षेत्र में प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है, शामपुर, लेकिन उसमें प्रथम नहीं लिखा हुआ है। तो आपसे ऐसा सवाल बना करके पूछा जा सकता है, तो ये आपका शामपुर देहरादून में है। और अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र भी कहाँ है आपका, शामपुर देहरादून। शायद उसमें ये वाला नहीं है, परीक्षावाणी में आपका ये वाला नहीं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है भेड़ बकरी बकरी कृत्रिम गर्भाधान। यहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की जा रही है, पशुलोक ऋषिकेश। कहाँ की जा रही है, पशुलोक ऋषिकेश में की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है देखो, इसके अंतर्गत आयातित मेरिनो रैम के वीर्य तथा विभिन्न प्रजातियों के बकरियों के वीर्य का उपयोग करके राज्य में हीट
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हीट सिंक्रोनाइजेशन और कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया गया है। ठीक, हाँ किया गया है ऋषिकेश। प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता की बीटल और जमुनापुरी नस्ल के नर के वीर्य की हिमीकृत वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बीटल और जमुनापुरी जो नस्ल है किसकी है? बकरी की। किसकी है? बकरी की नस्ल है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और ये तो आपने बताया। ठीक, नेक्स्ट आपका है अंशदान पर मेड़ा उत्पादन वितरण योजना। इसकी डेट याद कर लेना। ठीक है, 7 नवंबर 2023 परीक्षा मणि वगैरह में नहीं दे रखी है। भेड़ पालकों के हितार्थ स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार हेतु अंशदान योजना का संचालन पहले पाव के आधार पर इनको आप को तो आप अंशदान पर मेड़ा वितरण योजना की डेट याद। ठीक, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट गोट वैली योजना। जो गोट वैली की स्थापना की गई है वो स्थापना की गई, पहले देखो उत्तराखंड में एक आई है गोट वैली योजना। गोट वैली योजना, इन योजनाओं को आप जरूर याद रखिए। गोट वैली जो योजना आई है ये आपकी आई है 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2022। इसके तहत इसके अंदर अब जो इसके तहत उत्तराखंड सरकार जो है अलग अलग जगह क्या कर रही है? गोट वैली की स्थापना कर रही है। गोट वैली मतलब कुछ स्पेसिफिक जगह उत्तराखंड सरकार ने जो है आइडेंटिफाई कर रखी है और उन क्षेत्रों में जो है बकरी उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? यहाँ से प्रश्न है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को सर्वप्रथम राज्य समेकित सहकारी विकास योजना के अंतर्गत ये योजना का संचालन कौन कर रहा है? राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत 30,000 का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, और इसके तहत लाभार्थियों को 5 से 6 बकरियां भी दी जाएंगी। 5 से 6 बकरियां भी दी जाएंगी। और प्रारंभ से वर्तमान तक अभी तक आपसे पूछा जाएगा तो कितनी गोट वैली संचालित हो चुकी हैं? 22 गोट वैली। तो उसको याद रखना। ठीक है, और ये डेटा आप याद रखना। 30,000 याद रखना और 22 गोट वैली आप याद। ठीक, और गोट वैली जो योजना स्टार्ट हुई है वह आपकी हुई है 1 दिसंबर 2022। उसके बाद है मोबाइल वेटरनिटी यूनिट आपकी है, ये टोटल है 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका उद्देश्य देख लेना, जो आपकी चलती फिरती एम्बुलेंस समझ लो, पशु चिकित्सा, टीकाकरण, रोग परीक्षण आदि सुविधा उपलब्ध कराना। लेकिन ये याद कर लेना, इसमें से ये भी नहीं याद करोगे तो अभी चलेगा, लेकिन ये याद कर लेना कि पशुपालकों की सुविधा हेतु एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिसका नंबर है आपका 1962। एक हेल्पलाइन नंबर आपका 1964 है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो किसका है। उसके बाद उत्तराखंड की चारा नीति। उत्तराखंड की चारा नीति है राज्य में मौसमी चारे की कमी को कम करने और राज्य के पशुपालकों को चारे की उपलब्धता में वृद्धि। तो चारे की कमी को कम करने और राज्य के पशुपालकों को चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने का क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। और अगले 5 वर्षों तक, कितने तक? अगले 5 वर्षों तक जो है इस योजना को संचालित किया जाए। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है लोअर में भी आपके आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न, इनको अभी से तैयार करना स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आपका है मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे लोअर में प्रश्न पूछा जाए पूछ लेगा हो कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना क्या है। उद्देश्य देखो क्या है इसके। पशुधन विकास और पशुपालन संबंधी गतिविधियों हेतु संसाधनों की मांग व उपलब्धता के अंतर को दूर करना। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में मिशन योजना प्रारंभ की गई। किसके दर्ज पर की गई है? ये प्रीलिम्स का सवाल आ गया। किसका? राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ से सवाल किस प्रकार से बनेंगे बताता हूँ आपको। देखो, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत। यानी ये भी किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत है। देश में प्रथम बार नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के पायलट प्रोजेक्ट का संचालन। देखो, पहली बार कह रहा है देश में पहली बार नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन के पायलट प्रोजेक्ट का संचालन उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये याद रखना, उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ, वैध मैथिल के द्वारा। कहाँ? देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और चंपावत में ये योजना संचालित की गई और अप्रैल 2023 से जो है ये संपूर्ण उत्तराखंड में क्रियान्वित है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना कब स्टार्ट की गई? 2021 में। और संपूर्ण रूप से उत्तराखंड में कब चालित है आपकी? 2023 में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? देखो, जो आपके जो तराई भाबर के डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको ऐसे करके याद करना है। देहरादून है, हरिद्वार है, और आपका क्या है? आपका यूएस नगर है, और आपका चंपावत है। ठीक, और पर्वतीय राज्य में
पहली बार भारत पशुधन ऐप पर कार्य किया जा रहा है। ये उत्तराखंड जो है इस पर कार्य करने वाला देश का पहला राज्य। इसको याद रखना, नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन प्रथम बार इसके तहत शामिल किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और उत्तराखंड में इसका संचालन किसके द्वारा हो रहा है? उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। कहाँ कहाँ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालन हुआ? देहरादून, हरिद्वार और रीवा। ठीक। उसके बाद 21वीं की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ सकता है कि पशुधन संगणना की विशेषताएं इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप वहां पर कॉमन सेंस लगा के कर लोगे। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एक तो क्या है, संपूर्ण जो आपका डेटा होगा वो क्या होगा? डिजिटलीकृत होगा। स्वच्छंद पशुओं की गणना की जाएगी। पशुपालन में समय देने के आधार पर आनुपातिक लैंगिक भागीदारी, चरवाहों के पशुधन की जानकारी दी जाएगी। ठीक। और इसके अतिरिक्त इसके यहाँ पर है के अतिरिक्त जो है इसमें जानकारी दी जाएगी। तो एक बेसिक सा है इसमें, इसको देख लेना एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद दुग्ध विकास हेतु जो है कौन सी समितियों का गठन किया गया है? दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था, ये आपका डेटा नया है। इसमें सर्वाधिक जो आपकी दुग्ध समितियों की संख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा आपकी नैनीताल में है, सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग। ठीक है। और जो महिला दुग्ध समितियों की संख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? युवराजनगर में। सबसे कम कहाँ है? टीडी। यूटी करके याद कर लेना, ऐसे याद हो जाएगा। और यहाँ पर नैनीताल और रुद्रप्रयाग। ठीक। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको दुग्ध विकास से संबंधित बता रहा हूँ। उत्तराखंड में जो दुग्ध संघ, पहला जो दुग्ध संघ था उत्तराखंड प्रथम जो दुग्ध संघ था, ये स्थापित हुआ है 1949 लालकुआं। ठीक है, नैनीताल हल्द्वानी के पास पर। ठीक। दूसरा आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो आपकी मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ है? मिल्क पाउडर प्लांट, ये आपका कहाँ है? यूएस नगर। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना उत्तराखंड में कब शुरू हुई? गंगा गाय महिला डेयरी योजना ये उत्तराखंड में कब शुरू की? 2014 और 2015 के। ठीक है। तो ये समितियों वाला याद जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के संविधान में जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका वर्णन कहाँ कहाँ किया गया? ठीक। उसके बाद राज्य में जो है दुग्ध विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डेयरी विकास योजना, महिला डेयरी विकास योजना, दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण और दुग्ध उत्पादों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। इसको याद कर लेना। और इसी का जो डेटा है यहाँ पर, ये योजना जो है गंगा गाय महिला डेयरी योजना, दुग्ध संघ के कार्मिकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना, पशु चारा परिवहन योजना और नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना। तो आपसे ये प्रश्न मेज में पूछा जा सकता है कि राज्य में दुग्ध विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है, तो आपको यहाँ से डेटा मिल जाएगा। अभी से मेंस के जो फैक्ट है यहाँ से इकट्ठा करना स्टार्ट करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक। उसके बाद राज्य में औसत दैनिक जो आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अधिकतम मिल्क प्रोडक्शन आपका होता है आपका नैनीताल में, और सबसे कम आपका होता है उत्तरकाशी। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गत वर्षों में सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, तो ये बस आपको इतना याद रखना है कि गत वर्षों में सर्वाधिक जो आपका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये कब हुई है? 2021 और 22। बाकी छोड़ दो। ठीक है, केवल इतना ही याद है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मत्स्य पालन। यहाँ से इसमें सवाल आया था, बताऊंगा अभी क्या क्वेश्चन आया था। पहला है आपका मत्स्य पालन। राज्य में मत्स्य पालन हेतु जो जल क्षेत्र है, यानी कहाँ कहाँ आपका मत्स्य पालन किया जाता है? नदियों में किया जाता है मत्स्य पालन, बृहद जलाशयों में किया जाता है, प्राकृतिक झील में किया जाता है, तालाब, पोखर, निजी तालाब में। और आपके उत्तराखंड में जो है ट्राउट रेसवेज है, टोटल संख्या कितनी है? 15। तो आपको इसको याद करना है, बाकी इसमें छोड़ दो। ठीक। तो सबसे ज्यादा जो मत्स्य उत्पादन आपका होगा वो नदियों में होगा उत्तराखंड में। सॉरी, सबसे ज्यादा आपका होगा बृहद जलाशय। ठीक। तो इसके बाद ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा, ठीक, कि राज्य में सबसे ज्यादा जो मत्स्य उत्पादन होता है ये कहाँ होता है? आपका यूएस में। और सबसे कम मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है? आपका चंपावत। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में आपका सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगा? यूएस नगर। सबसे कम कहाँ हो जाएगा? चंपावत। ठीक है। और हरिद्वार में जो आपका गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें
तो ये आपका हो जाएगा आपका हरिद्वार, और सबसे कम आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो आपसे ओवरऑल भी पूछ सकता है और आपसे कुमाऊं और गढ़वाल अलग भी, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मछलियों की शेल्फ लाइफ कम करने हेतु मार्केटिंग हेतु मत्स्य पालकों को आ रही समस्याओं के निदान हेतु प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है, यानी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय मत्स्यिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि के साथ समझौता किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। आज जो है हमने यूनिट 3 इसकी कवर कर ली है, और थोड़ा आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा आपसे तो जो है हम जल्द ही इसकी नई वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारा भी जो है थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट, अगर अच्छे कमेंट पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो हमको भी जो है थोड़ा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन, ठीक है। इसमें आप इसको देखें, इसमें कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का इसमें खेल नहीं है, बस आप इतना याद रख लेना कि कहाँ कहाँ आपका मत्स्य उत्पादन होता है, और ट्राउट रेस पेज जरूर याद। और पिछली वीडियो में जो गलती हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। और हमारी जो है वीडियो वीपीडीओ के कोर्स भी इस समय चल रहे हैं, वीडियो वीपीडीओ के कोर्स चल रहे हैं। दूसरा वीडियो के साथ जो है हमारा अपर पीसीएस मेंस का बैच पहले से चल रहा था, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। लोअर पीसीएस का बैच चल रहा है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो मेंस का बैच। और अगले हफ्ते से जो है आपका यूकेपीएससी की हम जो है अपर पीसीएस के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके 3 या 4 टेस्ट सीरीज डाल देंगे एग्जाम में। और एग्जाम जो आपका जो है ऑन टाइम है अभी के हिसाब से। और जो है बिल्कुल अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आपको लोग 18 का एग्जाम होगा कल, उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक दिन का रेस्ट करने के बाद जो है आप अपर पीसीएस के लिए लग जाइए, क्योंकि अपर पीसीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है। और पिछले बार का पेपर हार्ड आया था, और इस बार पेपर हार्ड आने की फिर संभावना है लोअर पीसीएस की अपेक्षा। मतलब लोअर पीसीएस का हमने पेपर देख लिया, पैटर्न चेंज कर रखा है, तो वहां भी वो पैटर्न चेंज करेगा। तो अभी से जो है अपनी जो है पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और कल के पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।